नमस्कार। सोचिए आईसीयू में एक पेशेंट है, मॉनिटर अलार्म दे रहा है, बीपी डाउन हो रहा है और हर मिनट में डिसीजन लेना है, फ्लूइड्स दें या नहीं, वैसोप्रेशर्स बढ़ाएं या नहीं, एबीजी सैंपलिंग भेजें या नहीं। क्रिटिकल केयर में हर सेकंड की वैल्यू होती है। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में हमें चाहिए एक ऐसा मॉनिटरिंग टूल जो हर सेकंड एक्यूरेट बीपी बताए, इंक्लूडिंग मीन बीपी। बार बार ब्लड सैंपल लें बिना निडल प्रिक किए, तो वो मॉनिटरिंग टूल है आर्टीरियल कैनुला, जिसे हम आर्टीरियल लाइन भी कहते हैं। ये सिर्फ एक कैथेटर नहीं बल्कि पेशेंट की हीमोडायनेमिक कंडीशन का लाइव विंडो है। इसके थ्रू हम कॉन्टिन्यूसली बीपी मॉनिटर करते हैं, एबीजी सैंपलिंग करते हैं और शॉक मैनेजमेंट में टाइमली इंटरवेंशन कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आर्टीरियल कैनुला को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसके इंडिकेशंस, साइट सिलेक्शन, एलन टेस्ट, इंसर्शन टेक्निक, waveform interpretation, complications, and points to be remembered, and documentation and aftercare को क्लिनिकल कंसेप्ट्स के बेसिस पर हम पढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक आप इतना कॉन्फिडेंटली आर्टेरियल लाइन को समझ जाएंगे कि आईसीयू में जब कोई आपसे पूछेगा रेडियल सेलेक्ट करें या फीमोरल, डायक्रोटिक नोच क्या होता है, कहाँ दिखती है, एलन टेस्ट क्यों जरूरी है, तो आप बिना रुके जवाब दे सकेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टेरियल लाइन की जरूरत आखिर कब होती है? आर्टेरियल लाइन का मेन पर्पज है कॉन्टिन्यूअस बीट टू बीट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और फ्रीक्वेंट एबीजी सैंपलिंग बिना बार बार आर्टेरियल पंक्चर के। आइनोट्रोप्स, वैसोप्रेशर्स, शॉक, सेप्सिस या मेजर सर्जरी वाले पेशेंट्स में बीपी मिनट टू मिनट चेंज हो सकता है। ऐसे में एनआईबीपी यानी नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर हर 5 से 10 मिनट की रीडिंग देता है, जबकि आर्टेरियल कैनुला हमें रियल टाइम वेवफॉर्म प्लस एक्यूरेट मैप यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर देता है। तो मैनेजमेंट डिसीजंस में की रोल प्ले करता है। एनआईबीपी गिव्स नंबर्स, आर्टेरियल लाइन गिव्स फिजियोलॉजी। देखते हैं इंडिकेशंस यानी आर्टेरियल कैनुला क्यों लगाया जाता है। आईसीयू पेशेंट्स की कंटिन्यू हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के लिए, दूसरा शॉक, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस वाले पेशेंट्स में। अगर पेशेंट वैसोप्रेशर्स या आइनोट्रोप थेरेपी पर है तो बार बार एबीजी सैंपलिंग लेना है तो हम आर्टेरियल कैनुला लगाते हैं। मेजर सर्जरीज लाइक कार्डियो, न्यूरो या फिर ट्रॉमा में, टाइट बीपी कंट्रोल केसेस में जैसे कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में। याद रखें आर्टेरियल लाइन सिर्फ मॉनिटरिंग और सैंपलिंग के लिए होती है, नॉट फॉर आईवी इन्फ्यूजन एंड आईवी ड्रग्स। अब साइट्स हम देखेंगे कहाँ हम इसे लगाते हैं। कॉमनली हम रेडियल आर्टरी चूज करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ है, कोलेटरल ब्लड सप्लाई होती है और एलन टेस्ट करके ही लगाते हैं। दूसरा है फीमोरल आर्टरी, इजी है पर इन्फेक्शन एंड हेमाटोमा का रिस्क हो सकता है। थर्ड है ब्रेकियल आर्टरी, कोलेटरल सर्कुलेशन पुअर होता है तो कॉशियसली हमें इसे ब्रेकियल आर्टरी में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है डोर्सालिस पेडिस या एक्सिलरी, दैट इज अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो कॉमनली रेडियल आर्टरी ही चूज करते हैं क्योंकि रेडियल आर्टरी थोड़ा सरफेस पर होती है, एक्सेस इजी है, हीमोस्टेसिस अच्छा है, कोलेटरल सर्कुलेशन यानी रेडियल और अल्नर आर्टरी दोनों मिलकर ब्लड सप्लाई करते हैं और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कंपैरेटिवली कम होते हैं। चलिए अब हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर सेट के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। यह है ट्रांसड्यूसर सेट जो कि आर्टेरियल कैनुला से अटैच किया जाता है। यह है ड्रिप चैम्बर जो हेपेरिनाइज नॉर्मल सलाइन बैग से आईवी सेट की तरह प्रिक करके कनेक्ट किया जाता है, जो कि 300 mm ऑफ एचजी प्रेशर सेट करने पर 3 ml पर आवर से कंटिन्यूअसली हेपेरिनाइज सलाइन फ्लश करता है ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। ये जो पर्पल ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, जो कि पूरे सिस्टम में एक हार्ट की तरह काम करता है। इसमें सेंसर लगा होता है जिसका काम है ब्लड के मैकेनिकल प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जो कि मॉनिटर वेवफॉर्म के रूप में डिस्प्ले करता है। इसे ट्रांसड्यूसर होल्डर प्लेट पर माउंट या सेट किया जाता है। ट्रांसड्यूसर को हार्ट लेवल पर फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस यानी 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पर सेट किया जाता है। ये जो ब्लू कैप में सुई जैसा निकला हुआ है ये है जीरोइंग पोर्ट। मॉनिटर स्टार्ट करने से पहले यहीं से जीरोइंग करते हैं। जीरोइंग पोर्ट हमेशा इस 3-वे स्टॉपकोक के साथ जुड़ा रहता है। जीरो करते समय इस पोर्ट को एटमॉस्फेयर एयर की तरफ खोला जाता है। मॉनिटर में 0 दबाने पर वेवफॉर्म बेसलाइन बन जाती है। ये है टी शेप 3-वे स्टॉपकोक
जिस साइड भी होता है वहीं से फ्लूइड फ्लो एंट्री क्लोज हो जाती है और बाकी दोनों तरफ ओपन। तो इसे फ्लूइड फ्लो को इधर उधर डायरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज फ्लशिंग, जीरोइंग एंड ब्लड सैंपलिंग के लिए किया जाता है। यह है प्रेशर केबल पोर्ट जो ट्रांसड्यूसर से मॉनिटर तक जाने वाला कनेक्शन है। ट्रांसड्यूसर केबल को इस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ मॉनिटर में आईबीपी पोर्ट से। इसी के कारण वेवफॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देती है। यह है पेशेंट लाइन या एक्सटेंशन लाइन जिसे बोलते हैं। ये आर्टीरियल कैनुला के हब से कनेक्ट करते हैं। लीवर लॉक होने से कनेक्शन सेफ रहता है, एक्सीडेंटल रिमूव नहीं होता। इन सब के अलावा एक आर्टीरियल कैनुला होता है जो रेडियल आर्टरी में कॉमनली डाला जाता है। प्रेशर बैग होता है जिसमें हेपारिनाइज्ड नॉर्मल सलाइन को सेट करके 300 mm of Hg तक प्रेशर सेट किया जाता है ताकि 3 ml पर आवर से कॉन्टिन्यूअस फ्लो मेंटेन होता रहे और आर्टीरियल कैनुला ब्लॉक ना हो। आर्टीरियल कैनुला इंसर्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन। स्टेप 1 इज प्रिपरेशन। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड टेक कंसेंट। और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो हम उसके अटेंडेंट यानी नियर बाय रिलेटिव से हम कंसेंट ले सकते हैं। कीप ऑल द आइटम्स रेडी लाइक आर्टीरियल कैनुला सेट, स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल ड्रेप्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लोकल लिग्नोकेन 1 or 2%, syringe and needles, heparinized saline 1 to 2 unit per ml, pressure bag, transducer set, suture and transparent dressing for fixation. Check radial site condition, any injury, surgery or infection etc. उसके बाद एलन टेस्ट करें। कोलेटरल फ्लो चेक करने के लिए हमें एलन टेस्ट करना है। एलन टेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप 2 पोजीशनिंग। रिस्ट को 15 to 30 डिग्री डोर्सी फ्लेक्शन में रखें। रिस्ट के नीचे छोटा सा टॉवल रोल करके रख दें ताकि पल्स इजीली फील हो सके। याद रखिए कंफर्टेबल पोजीशन, easy access and less attempts. Step 3 wash your hands and wear sterile gloves. Step 4 sterile preparation. Clean site with chlorhexidine or betadine. Apply sterile drapes. Follow full aseptic techniques. Step 5 local anesthesia. Skin over artery infiltrate with lignocaine. Don't puncture the artery. Wait for 30 to 60 seconds for effect. Step 6 cannulation process. 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है मेथड ए, ओवर द निडल, दैट इज कॉमन मेथड। इंडेक्स एंड मिडल फिंगर यूज करके आर्टरी को पैल्पेट करें। कैनुला निडल को 30 to 45 डिग्री एंगल पर पकड़ें। बेवल अप रखें। धीरे धीरे एंटर करें टिल ब्राइट रेड पल्सेटाइल फ्लैशबैक दिखाई दे। जैसे ही ब्राइट रेड ब्लड दिखे एंगल कम करके 2 to 5 डिग्री शैलो कर दें। कैनुला को थोड़ा और एडवांस करें आर्टरी ल्यूमन में। निडल को स्टेबल रखें। अब कैथेटर को आगे स्लाइड कर दें और धीरे धीरे निडल निकाल लें। प्रॉक्सिमल साइड को इमीडिएटली फिंगर से प्रेस करें या फिर रेड बटन को फॉरवर्ड स्लाइड कर दें टू कंट्रोल ब्लीडिंग। कैनुला को ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग से फिक्स कर दें। हब को कनेक्टर से ज्वाइन करें और हेपारिनाइज्ड सलाइन से फ्लश करें। एयर बबल नहीं होने चाहिए। मेथड बी यानी सेल्डिंगर टेक्निक, गाइड वायर यूज करके। फ्लैशबैक मिलते ही निडल थोड़ा एडवांस करें। निडल के थ्रू गाइड वायर इनसाइड करें। स्मूथली फोर्सफुली पुश ना करें, स्मूथली जाना चाहिए, रेजिस्टेंस ना हो। निडल विड्रॉ करें, लीविंग वायर इनसाइड। कैथेटर को वायर पर एडवांस करें और वायर रिमूव कर दें। अकॉर्डिंग टू पॉल एंड मेरिनो बोथ टेक्निक्स आर यूज्ड but Seldinger is smoother for difficult access. Step 7 pressure bag and transducer like setup. 500 या 1000 ml हेपारिनाइज्ड सलाइन लें। अब सलाइन बोतल को प्रेशर इन्फ्यूजन बैग में डालें। बैग का वाल्व बंद करके एयर पंप करें। गॉज को 300 mm of Hg तक इन्फ्लेट करें। यही प्रेशर कॉन्टिन्यूअस स्लो फ्लश दैट इज 3 ml पर आवर मेंटेन रखता है। प्रेशर स्टेबल है या नहीं, निडल स्टेडी रखनी चाहिए। आर्टीरियल लाइन आईवी सेट को हेपारिनाइज्ड सलाइन से कनेक्ट करें और लाइन से एयर को फ्लश कर दें। ट्यूबिंग को पूरी तरह प्राइम करें यानी एयर बबल्स बिल्कुल भी ना रहें। अब आर्टीरियल ट्यूबिंग या आर्टीरियल आईवी सेट को ट्रांसड्यूसर पोर्ट में कनेक्ट करें। ट्रांसड्यूसर को होल्डर पर अपराइट
दैट इज हार्ट लेवल पर फिक्स करें एट फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पर एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम एंड नॉट मोर देन 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द पेशेंट। ट्रांसड्यूसर सेट के सभी पार्ट्स को सलाइन से फ्लश करें, क्योंकि अगर एयर बबल होगा तो डैम्पिंग वेव फॉर्म होगी और एम्बोलिज्म का रिस्क हो सकता है। याद रखें, अगर प्रेशर लेस देन 300 mmHg है तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। अगर मोर देन 300 mmHg है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिक्वेट प्रेशर 300 mmHg मेंटेन करना चाहिए। अगर पेशेंट के बेड की हाइट ऊपर या नीचे करनी है तो ट्रांसड्यूसर की हाइट को भी उसी के अकॉर्डिंग चेस्ट लेवल पर फिक्स करना चाहिए। और ध्यान से चेक कर लें कि फ्लश सिस्टम अटैच्ड है या नहीं और प्रॉपरली फ्लो कर रहा है या नहीं। स्टेप 8 है आर्टीरियल लाइन जीरोइंग प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीरोइंग करते क्यों हैं। इसलिए ताकि मशीन का प्रेशर रीडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 0 mmHg से सेट होकर एक्यूरेट बीपी दिखाए। तो जीरोइंग करने से पहले ये देख लें कि ट्रांसड्यूसर जो है वो फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस पर फिक्स हो, दूसरा प्रेशर बैग 300 mmHg तक इन्फ्लेट हो और आर्टीरियल लाइन में कोई भी एयर बबल ना हो या फिर ट्यूबिंग में कोई भी किंक या ब्लॉकेज ना हो। ये सभी पॉइंट्स इंश्योर करने के बाद जीरोइंग स्टार्ट करें। अब जीरोइंग करनी कैसे है? सबसे पहले 3-वे स्टॉपको को पेशेंट की तरफ बंद कर दें। अब ट्रांसड्यूसर हवा से खुला रहेगा, यानी ओपन टू एयर, यानी हेप्स लाइन का कनेक्शन एटमॉस्फेयर से होगा। अब मॉनिटर पर जाएं, आर्टीरियल लाइन सेलेक्ट करें, 0 या कैलिब्रेट प्रेस करें। मॉनिटर पर 0 mmHg दिखने तक कुछ सेकंड तक वेट करें। 0 कंफर्म होने के बाद स्टॉपको को एयर की तरफ बंद करके पेशेंट की तरफ से खोल दें। अब स्क्रीन पर आपको आर्टीरियल वेवफॉर्म दिखाई देगा। वेवफॉर्म को वेरीफाई कर लें कि तेज अपवर्ड स्ट्रोक हो, डायक्रोटिक नोच दिखे और डैम्पन्ड वेव्स ना हो। इनिशियल क्रॉस चेक के लिए NIBP से कंपेयर कर सकते हैं। You can perform fast flush test, normally 1 to 2 oscillations after flush. कब जीरोइंग दोबारा करनी चाहिए? अगर ट्रांसड्यूसर की हाइट अप एंड डाउन की है तो हमें जीरोइंग दोबारा से करनी चाहिए। पेशेंट की पोजीशन चेंज करने के बाद अगर लाइन या वेवफॉर्म डैम्प्ड दिखे तो हमें जीरोइंग दोबारा करनी चाहिए, या फिर आपने ट्रांसड्यूसर और मॉनिटर को चेंज किया है तो रूटीनली हर 8 घंटे में जीरोइंग दोबारा से करनी चाहिए। आर्टीरियल कैनुला के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? लोकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमाटोमा, पेन एंड ब्रूइजिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इन्फेक्शन और एब्सेस इफ नॉट यूजिंग स्टेराइल टेक्निक्स, थ्रोम्बोसिस, कॉन्टिन्यूस फ्लो ना होने से थ्रोम्बोसिस हो सकता है और लाइन ब्लॉक हो सकती है। आर्टीरियल स्पाज्म, कैनुलाइजेशन के दौरान आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। स्यूडो एन्यूरिज्म, रिपीटेड पंक्चर या इनएडिक्वेट प्रेशर आफ्टर रिमूवल से ये हो सकता है। इस्चेमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं जो बहुत ही सीरियस हो सकते हैं? डिस्टल लिम्ब इस्चेमिया, ब्लड फ्लो कम होने से उंगलियां कोल्ड और पेल हो सकती हैं। नेक्रोसिस या गैंग्रीन, अगर अर्ली अटेंशन पे ना करें तो गैंग्रीन हो सकता है। इम्बोलिज्म, थ्रोम्बस और एयर डिस्लोजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हीमोडायनामिक या मॉनिटरिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डैम्पन्ड वेवफॉर्म है तो गलत बीपी रीडिंग हो सकती है। अगर फ्लीबोस्टैटिक लेवल मेंटेन ना हो तो गलत बीपी रीडिंग आ सकती है। लाइन में एयर बबल से भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि नर्व इंजरी, आर्टीरियल परफोरेशन, ट्रॉमा एंड हेमाटोमा एंड पेन ड्यू टू मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें कैनुला को तुरंत रिमूव कर देना चाहिए और वास्कुलर कंसल्टेशन की जरूरत होती है, जैसे कि कोल्ड एंड पेल एक्सट्रीमिटीज, कैपिलरी रिफिल मोर देन 2 seconds, पेन, नमनेस, नो पल्स डिस्टल टू साइट। इन सभी कंडीशंस में हमें इमीडिएटली कैनुला को रिमूव कर देना चाहिए और वास्कुलर कंसल्टेशन लेना चाहिए। कीप इन माइंड, कॉम्प्लिकेशंस डोंट कम सडनली, negligence invites them. So monitor the line before the line monitors the patient. चलिए आफ्टर केयर देख लेते हैं। आर्टीरियल कैनुला लगाने के बाद प्रॉपर केयर से सभी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टीरियल कैनुला को प्रॉपरली लेबल करें
ताकि आईवी ड्रग्स गलती से भी आर्टीरियल लाइन में ना जाए। हर शिफ्ट में आर्टीरियल कैनुला साइट चेक करें कि कहीं ब्लीडिंग, हेमाटोमा, रेडनेस तो नहीं है। ड्रेसिंग क्लीन, ड्राई और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5 से 7 दिन में ड्रेसिंग चेंज करें या फिर अगर सॉइल्ड हो जाए तो तुरंत चेंज करनी चाहिए। एवरी 1 आवरली डिस्टल सर्कुलेशन चेक करें। कैपिलरी रिफिल 2 सेकंड से कम हो। अगर हाथ ठंडा, पीला या बहुत दर्द हो तो इमीडिएटली एक्शन लें। ध्यान रखें कॉन्टिन्यूस फ्लश सिस्टम प्रॉपर हो, ट्यूबिंग में कोई एयर ना हो, ट्रांसड्यूसर फ्लीबोस्टैटिक एक्सिस लेवल पर हो और हर शिफ्ट में ट्रांसड्यूसर को 0 करें। पूरी तरह से एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करें। ब्लड सैंपल लेने से पहले पोर्ट को क्लीन करें। डेली एसेस करें कि क्या आर्टेरियल लाइन अभी भी ज़रूरी है। रिस्ट को ज़्यादा ना हिलाएं और ना मोड़ें। नीड हो तो आर्म बोर्ड लगाएं। डेली डॉक्यूमेंटेशन करें जैसे कि साइट कंडीशन, सर्कुलेशन, वेवफॉर्म क्वालिटी, ब्लड सैंपलिंग टाइम, एनी कॉम्प्लिकेशंस। कैनुला हटाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक प्रेस करें। अगर पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स पर है तो 15 to 20 मिनट्स तक प्रेस करें। प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करें और उसे हटाने के बाद पल्स और साइट दोबारा से चेक कर लें। तो आज हमने देखा कि आर्टीरियल लाइन क्या है, कैसे डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और आर्टीरियल लाइन को जीरोइंग कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम आर्टीरियल कैनुला से एबीजी सैंपलिंग कैसे करते हैं और आर्टीरियल वेवफॉर्म को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। आर्टीरियल वेवफॉर्म को इंटरप्रेट करने में हम देखेंगे कि हाई पीक कब होता है, डायक्रोटिक नोच क्या बताता है, सब आसान भाषा में। फिर मिलते हैं, टेक केयर।